बेसिक बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, बिफोर सर्कल्स जो हमने बेसिक्स सीखने हैं ज्योमेट्री के, वो जरूरी है बिकॉज सर्कल्स में कहीं ना वी यूज दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना, कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए ना। एक होता है ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी जानना बहुत जरूरी है। तो आज एक बेसिक क्लास होगी जिसमें सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई जाएगी, वो भी क्या रूल्स होते हैं, व्हाट डू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मीन्स। ठीक है, तो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये सब चीजें हम समझाएंगे। ठीक है, हम समझेंगे भी साथ साथ। तो पहली चीज तो आपको पता है कि आपके पास बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री में सबसे पहले आते हैं स्टार्ट्स विद द पॉइंट, पॉइंट से कलेक्शन से बनती है लाइंस। ठीक है, पहले हमारे पास आता है अ पॉइंट। ठीक है, अरे यार, पॉइंट के कलेक्शन से बनती है लाइन, और फिर अगर हम इस लाइन को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दे तो बन जाती है लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, लाइन है एंडलेस, पॉइंट्स चलते जा रहे हैं, उसके आगे भी हम पॉइंट्स लेते जा रहे हैं, लेकिन जहां हमने उन दो पॉइंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उनके बीच में से हमने कुछ पोर्शन लाइन का कट कर लिया, तो बन जाएगी लाइन से। ठीक है, और ऐसी हमारे पास एक आती है रे जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है एंड इनडेफिनेटली वो एक्सटेंड करती है ऑन द अदर लाइन, ऑन द अदर साइड। ऐसे ही जब हम दो रेस को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है एंगल। दो रेज है, देखो ये फिक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और ये होती है आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, और जब भी ट्रायंगल का नाम लिखा जाता है, जब भी सॉरी एंगल का नाम लिखा जाता है, तो वर्टेक्स सेंटर में होता है। तो दिस वी नो आर द बेसिक्स ऑफ आर ज्योमेट्री, है ना। ये तो हमें अपने बेसिक्स पता ही है, वर्टेक्स को सेंटर में लिखते हो। तब ठीक होगी ना बात ये। तो ये हमारे बेसिक्स है। फिर हमने लाइन से ही लाइंस जब हमने यूज की थी तो वी हैड पैरेलल लाइंस। हमारे पास किस तरह की लाइंस होती हैं, हमने कहा हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं, या हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को ये यूज करना है हमने सर्कल्स में। इंटरसेक्टिंग लाइंस में वी सेड दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये सारे हमारे रूल्स मैं सर्कल्स में यूज करूंगी, सो आई डोंट वांट देम टू एक्सप्लेन अगेन कि वहां क्या मतलब हुआ इन चीजों का। ठीक है ना, वहां पे मुझे दोबारा नहीं समझाना है, इसलिए आप लिख लो कि मैं क्या बोल। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये लाइंस एंड एंगल्स में हमने किया भी है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे व्हेन वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने किए थे, तो वो कहते हैं कि एक तो एक्यूट एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है, और एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ये भी हमें पता है। फिर एक्यूट एंगल से पहले भी एक एंगल आता है जिसको हम जीरो एंगल बोलते हैं, जो एग्जैक्टली 0 डिग्री के होता है। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है, और एक्यूट जो है वो 0 से 90 के बीच में होगा। एग्जैक्टली 180 आ जाएगा तो उसको आप स्ट्रेट एंगल बोलते हो। 180 से बड़ा हो जाएगा तो उसको आप रिफ्लेक्स बोलते हो। एंगल 180 से बड़ा होगा तो आप उसको रिफ्लेक्स बोलते हो। ठीक है, और अगर 360 डिग्री पूरा हो जाएगा तो उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो सर्कल इज अ कंप्लीट एंगल। सर्कल क्या है, वो एक कंप्लीट एंगल है। तो सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं, कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 360 डिग्री। ठीक है, दिस वी टॉक अबाउट एंगल्स। फिर हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में अगर हम साइड्स लेते हैं एंड वी टेक एंगल्स, अगर हम साइड्स लेते हैं तो वी से वी हैव स्केलीन ट्रायंगल, वी हैव आइसोसलस ट्रायंगल, एंड वी हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल में क्या होता है, हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है ना। ऑल साइड्स इक्वल, थ्री साइड्स इक्वल। आइसोसलस में वी हैव टू साइड्स इक्वल। सो वी नो ऑल दीज थिंग्स। स्केलीन में नो टू साइड्स इक्वल, नो साइड इक्वल। कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं है तो वो स्केलीन है, एग्जैक्टली टू साइड्स इक्वल है तो वो आइसोसलस है, और अगर हमारी तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल है। अब इक्विलेटरल में एक और चीज होती है, ईच एंगल इज 60 डिग्री। वो क्यों आया ईच एंगल 60 डिग्री, तो इसमें इनहेरेंट रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। एंगल्स के बेसिस पे बात करें तो एक्यूट एंगल जब सारे के सारे एंगल लेस देन 90 है। फिर हमने बात की राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें एग्जैक्टली वन एंगल
we have only one angle equal to 90 degrees. Exactly, one angle 90. Rest two angles are acute angles. Other two angles acute. मतलब इस तरह से ड्रॉ करोगे कि ये राइट एंगल मैंने ड्रॉ किया है अगर, ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो ये राइट एंगल है, जो ये एंगल होगा और जो ये एंगल होगा ये एक्यूट एंगल्स होंगे। फिर हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल बड़ा होगा 180 से, एक एंगल सॉरी 90 से। हमारा एक एंगल ऑब्ट्यूज है, बड़ा है 90 से, और बाकी दो जो है वो एक्यूट है। तो सिर्फ एक्यूट एंगल में तीनों एक्यूट होते हैं। राइट एंगल में भी एक राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज में भी एक ही ऑब्ट्यूज होगा। समझ में आ गई बात है सबको? ठीक है ना? सो की वर्ड्स वी नीड टू रिमेम्बर एवरी टाइम। अच्छा, एक चीज और है, लीनियर पेयर होता है ना? लीनियर पेयर मतलब दो एंगल्स की बात की जाए तो ये दो एंगल्स होते हैं, ये इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ए प्लस बी इज 180 डिग्रीज, या फिर हम बोल देते हैं, जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर। और अगर हम बहुत सारी रेज ऐसे इकट्ठी कर देंगे तो हम इन्हें बोलते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गई? इनमें भी सम जो होता है ना सभी एंगल्स का, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना? तो ये जरूरी चीज है जानना कि स्केलीन ट्रायंगल में, या सॉरी एक्यूट एंगल में ऑल थ्री एंगल्स एक्यूट होते हैं, राइट ट्रायंगल में सिर्फ एक राइट एंगल होता है, और आइसो सॉरी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में सिर्फ एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है? तो राइट ट्रायंगल की ना एक और डेफिनेशन होती है। राइट ट्रायंगल में होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड एंगल। ये ना काफी बार एमसीक्यू आता है कि अगर एक ट्रायंगल में सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड एंगल, देन द टाइप ऑफ ट्रायंगल कौन सा है वो? टाइप ऑफ ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। Sum of two angles is equal to third angle, then the type of triangle formed is right triangle। इस पे एमसीक्यू बहुत बार आता है, आपके एग्जाम्पलर में ही है। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है। Then we'll come to parallel lines. लाइन एल इज पैरेलल टू एम। एन को क्या बोलते हैं जो इंटरसेक्ट करके जाती है पैरेलल लाइंस को? ट्रांसवर्सल। लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल। दिव्यम समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। सो लाइन एन इज द ट्रांसवर्सल। तो लाइंस एंड एंगल्स में मैंने आपको सिखाया ही था कि ये कौन से एंगल्स होते हैं। एंगल वन, एंगल थ्री, एंगल फोर, सॉरी एंगल वन, एंगल थ्री, एंगल टू, एंगल फोर। यहाँ पे आई राइट एंगल टू और ये वाला एंगल फोर। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है?
एक एंगल बाहर है और वैसा ही एंगल अंदर को बन रहा है पैरेलल लाइंस में। प्लेसमेंट देख ली सबने? ये एंगल 1 और यहाँ एंगल 3, यहाँ एंगल 2 और यहाँ एंगल 4 आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा। आपने लिया एंगल 4 ले रहे हो, चलो एंगल 5 ले लेते हैं, इसके साथ एंगल 6, एंगल 7 लिया, इसके साथ एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, इनको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और एक तरह के एंगल्स जो सबसे हमारे इंपॉर्टेंट हैं, पॉपुलर भी हैं, पैरेलल लाइंस ली, एल, एम और एन। अब देखो क्या कर रहे हैं, मैंने 7 8 तक लिया था ना, इसको ले रही हूं 9 10 11 12। तो एंगल 9 और एंगल 10 इकट्ठे मिलकर 180 डिग्री सम है, एंगल 11 और एंगल 12 इकट्ठे मिलकर 180 सम है, इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जब भी सर्कल्स करना है, सर्कल्स हमारा कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स होता है कि सब कुछ हम उस सर्कल में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सर्कल्स करने से पहले ना ये बेसिक्स जानने बहुत जरूरी होते हैं, या तो फिर प्रीवियस क्लासेस में आप करके आए होते हो, या फिर हम सर्कल्स को रिजर्व करते थे फॉर द दिसंबर टेस्ट, और मैक्सिमम जाकर जनवरी में करवाते थे कि सारी ज्योमेट्री पढ़ दी, ऑलमोस्ट सब पढ़ा है, तो सर्कल्स इज द लास्ट चैप्टर। तो ये सारी चीजें अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, अबाउट लाइंस एंड एंगल्स, अबाउट ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हमें पता है, उसके बाद वील मूव टू सर्कल। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, ठीक है, जब एग्जैक्टली सेम फिगर्स के बारे में बात करते हैं ना, एग्जैक्टली सेम, सेम शेप, सेम साइज, ठीक है ना, विच फिट्स वन ओवर द अदर सच दैट दे ओवरलैप, अलाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। कल मैं आपसे बोलूं कि 5 सेंटीमीटर लेंथ का रिबन लेके आना है रेड कलर का, आपको बता दूं कि पर्टिकुलर जो भी है वही करना है, या फिर मैं आपको एक रोल दे दूं और कहूं 5 सेंटीमीटर के रिबन्स कट करो, तो आप एक पोर्शन लोगे, एक कट करोगे लेंथ, फिर उसी को लगा लगा कर आगे कटिंग्स करते रहोगे, तो आपस में क्या होंगी, एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल फर्क नहीं है, सब सेम है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर कुछ उनका सेम है, दे आर सेम साइज, सेम शेप एंड दे ओवरलैप। तो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? कब कहोगे सर्कल्स बिल्कुल सेम टू सेम बना है, कब कहोगे ऐसा? जब उनकी, बोलो क्या बोला आपने? सरकमफ्रेंस सेम होगा और डायमीटर सेम होगा, और क्या यूज होता है? रेडियस। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, सरकमफ्रेंस सेम है, डायमीटर सेम है, लेकिन सर्कल के लिए जनरली हम जो एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो होता है रेडियस का। तो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब रेडियस आर सेम। ठीक है ना, ऐसे ही स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? स्क्वायर्स के बारे में हम जानते हैं ना, तो एक क्लास इन बिटवीन लगाऊंगी जहां पे विल टॉक अबाउट ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बारे में विल स्टडी देयर फिगर्स, है ना, देयर स्टडी प्रॉपर्टीज उनकी सारी, और एरिया पेरीमीटर में ही आएगा ही दोबारा से। तो जब स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट है, अच्छा कब कहोगे कि तेरा और स्क्वायर, तो तुम्हारे पास स्क्वायर और वो मेरे पास स्क्वायर है, वो बिल्कुल सेम है, पेरीमीटर और बेसिक लेकर आओ, साइड सेम। ठीक है ना, अगर स्क्वायर को आइडेंटिफाई करते हैं तो साइड बेसिस पे करते हैं, अगर साइड्स इक्वल है, मैं पूछूंगी आपने कौन सा स्क्वायर ड्रॉ किया, इफ यू से 4 सेंटीमीटर साइड से, आई ऑल्सो mentioned a scale, I also have a square of side 4 centimeter, or maybe test paper में क्वेश्चन होता है draw a square of side 5, so everyone will have the same square,
कि कल मैं उन सबके स्क्वायर्स को कट करके स्टैक करूंगी वन ओवर द अदर, तो हमेशा मैच करेंगे अगर उन्होंने सही ड्रॉ किया हुआ है। तो और स्क्वायर्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। ऐसे हमारे पास होते हैं रेक्टेंगल। टू रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब कहोगे? व्हेन देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम। वेरी गुड। लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम। ठीक है ना। अब इसमें बड़ी आसानी सी चीज है कि अगर लेंथ ब्रेड सेम नहीं है तो ट्राइंगल्स, तो रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेंथ सेम है, ब्रेड सेम नहीं है, तो नहीं जी, रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मैंने तो लेंथ 5 ली है और ब्रेड 4 ली है। आप कह रहे हो लेंथ तो 5 है लेकिन ब्रेड 3 है, तो क्या हम दोनों के रेक्टेंगल्स मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। सो व्हेन वी हैव एग्जैक्टली सेम लेंथ, एग्जैक्टली सेम ब्रेड इन द सेम फिगर, देन वी से द टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम्स की बात करेंगे। अगर पैरेललोग्राम्स ले रहे हैं या रोम्बस ले रहे हैं, ठीक है। रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है बताओ? रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क होता है? रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल है, स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन क्या फर्क है? स्क्वायर में जो एंगल है वो क्या होता है? 90 डिग्री। साइड्स तो इक्वल है ही है, लेकिन रोम्बस में साइड्स इक्वल होंगी बट एंगल इज नॉट इक्वल टू 90। जहां 90 एंगल हो गया तो वो रोम्बस नहीं रहेगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जो अदर देन 90 डिग्री एंगल वाले ऐसी फिगर्स हैं जिनकी सारी साइड सेम है लेकिन सिर्फ उनके पास एंगल 90 नहीं है, उनको हम रोम्बस नाम देते हैं। जहां एंगल 90 हुआ ना, वो रोम्बस नहीं रहेगा, वो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ में डालोगे, उसको स्क्वायर वाले बॉक्स में डालना शुरू कर दोगे। जहां आपको दिखेगा कि एंगल 90 नहीं है, आप उसे रोम्बस में रखोगे। ठीक है। सो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस बट ऑल रोम्बसेस आर नॉट स्क्वायर। तो स्क्वायर तो रोम्बस हो सकता है क्योंकि स्क्वायर के पास वो सारी प्रॉपर्टीज है जो उसे रोम्बस बनाए, लेकिन रोम्बस के पास वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं है जो उसे स्क्वायर बनाए। किया नहीं है? एंगल 90 डिग्री नहीं है। ठीक है। ऐसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट में खड़ा हो जाता है रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम के पास क्या है? वही दो ऑपोजिट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स डिफरेंट है, इसके भी एडजेसेंट साइड्स है, मतलब एक लेंथ एक विड्थ हो गई। बस रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री है, पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। जहां एंगल 90 हो गया वो पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। समझ में आ गया? तो कितना हल्का सा फर्क है कि एक पैरेललोग्राम तभी एग्जिस्ट करता है जब उसके पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है। जहां उसके पास एक एंगल 90 आ गया ना, वो रेक्टेंगल बन जाएगा, वो उस कैटेगरी में रहेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात ये? सो अ पैरेललोग्राम विद राइट विद 90 डिग्री एंगल इज अ रेक्टेंगल। समझ में आ गया? तो इनके बारे में डिटेल डिस्कशन फिर दोबारा से करेंगे, पर बेसिक्स भी नो। ठीक है। पैरेललोग्राम में एक चीज याद है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। करवाया था ना ये? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मिड पॉइंट फॉर्मूला में। ठीक है ना। सो इफ आई हैव अ पैरेललोग्राम, rhombus, rectangle and square, sides, angles and diagonals। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल, और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल। एंगल्स के बारे में क्या पता है हमें? अच्छा, एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, इसमें भी एंगल्स 90 नहीं है, लेकिन इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर में एंगल 90 है। अच्छा, पैरेललोग्राम में होता है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, रोम्बस में भी होता है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। अब क्योंकि सारे एंगल्स 90 हैं तो ऑल एंगल्स इक्वल है ना, और इसमें भी ऑल एंगल्स इक्वल।
सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का? क्या होता है बेटा सम? 360 डिग्री। किसने आपको एक जनरल फॉर्मूला करवाया? 2n - 4 × 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स 2n - 4 90। एट्थ में क्या था फॉर्मूला ये? नहीं याद? नहीं करवाया हुआ? 2n - 4 × 90। पहले एट्थ में ना ये फॉर्मूला करवाते थे। किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ एंगल्स निकालना है ना, तो इसको लिख सकते हो। इसी के बारे में आप लिखवाऊंगी, साथ में लिख सकते हो। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स। कहते क्या होता है ये? 2n - 4 × 90 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, n - 2 × 180 डिग्री, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते। ठीक है ना? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स 2n - 4 × 90 और n - 2 × 180। ठीक है ना? तो इसके बेसिस पर भी वी फाइंड सम ऑफ एंगल्स। ये जैसे पेंटागन का निकालना होगा या हेक्सागन का निकालना होगा, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स पता है, या मैं कहूं कि नहीं मेरे पास तो एक पॉलीगन है विद 20 साइड्स। नाउ फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, सो यू हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड। अब डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। व्हाट अबाउट हाउ डू दे बिहेव इन केस ऑफ अ रोम्बस? हाउ डू? नंबर ऑफ साइड्स बेटा, एन साइड्स। 4 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, 20 साइड्स हैं, 30 साइड्स, 100 साइड्स। ठीक है। 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है। तो आपने उसमें वैल्यू पुट की, यू सेड 2 × 4 - 2n - 4 है ना, × 90। 2 4 जा कितना होता है बच्चों? 2 4 जा 8, 8 - 4, 4 × 90 आ गया ना 360। चलो ट्रायंगल में आ जाओ। 2 × 3 6, -4 2 × 90 आ गया ना। कोई भी हम लेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला बनकर आएगा ही आएगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है, विल बी इक्वल टू 2n - 4 - 4 × 90 डिग्रीज, राइट। अच्छा, डायगोनल्स के बारे में आता है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। अब ये रोम्बस जो है ना सारे, ये पैरेललोग्राम के हिस्से हैं, पैरेललोग्राम से ही बनकर आते हैं, क्योंकि इसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम तो है ही है। तो इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट एंड डायगोनल्स फॉर्म 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर। ठीक है, जैसे कि ये रोम्बस है, तो इसका एक ये डायगोनल आपस में ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। समझ में आ गया? अब रेक्टेंगल में डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही हैं, बट क्योंकि अब उसने 90 डिग्री एंगल लिखा है, तो कहता है मुझे कुछ और तो मिले, तो इसकी वजह से क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल। चपटा नहीं है ना ये, बिल्कुल स्ट्रेट फिगर बनेगी एक हमारी। तो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। अब स्क्वायर है ना, वो सब कुछ है, वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है, वो सारी उसने स्टेजेस पार कर ली है, वो सब, इसलिए सभी उसके पास अचीवमेंट्स हैं कि उसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी है, वो हाईएस्ट अचीवमेंट है, उसने सारा वो है ना, मोक्ष प्राप्त किया हुआ है, वो वाली चीज है इसके साथ। सीरियसली इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज बिकॉज इट इज द हाईएस्ट वर्जन ऑफ एवरी काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम मतलब ये स्क्वायर कह सकता है कि आई एम अ पैरेललोग्राम, आई एम अ रोम्बस, आई एम अ रेक्टेंगल, आई एम एवरीथिंग। ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। स्क्वायर के पास सब कुछ होता है।
ठीक होगी बात ये। आपको इसमें बहुत ध्यान से देखना होगा, स्क्वायर है और रोम्बस, तो अगर आपस में इनका फेस ऑफ हो ना, इनका झगड़ा हो रहा हो स्क्वायर और रोम्बस, तो रोम्बस बोलेगा मेरी सारी साइड्स इक्वल है, तो स्क्वायर भी कहेगा मेरे पास सारी साइड्स इक्वल है। रोम्बस कहेगा आई हैव ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, बट स्क्वायर विल से आई आल्सो हैव ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो रोम्बस सेज माय डायगोनल्स आर 90 डिग्री, स्क्वायर विल से मेरे भी 90 डिग्री वाले डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, स्क्वायर भी कहेगा मेरे पास भी वही चीज है। और जहां स्क्वायर ने कहा कि मेरे तो डायगोनल्स इक्वल भी हैं, वहां पर रोम्बस चुप कर जाएगा कि नहीं वो चीज मेरे पास नहीं। ठीक है। तो स्क्वायर इज द हाईएस्ट वर्जन, वो सारा अपडेटेड वर्जन हो चुका है, सबके पास आ चुका है। राइट। और बाकी सब अभी अपनी अपनी चीजें अपनी अपनी प्रॉपर्टीज लेकर बैठे हैं, बिकॉज स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड हैज ईच एंगल 90 डिग्री, सो एवरी एंगल एवरी साइड इक्वल। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल भी हैं, सारे एंगल्स इक्वल भी हैं, इसीलिए स्क्वायर है एक, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। आएगा स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, तो क्वाड्रिलेटरल्स में स्क्वायर एक रेगुलर फिगर है। ठीक है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, ट्रायंगल में रेगुलर कौन सा होगा फिर? सारी साइड सारे एंगल्स इक्वल, को बोलोगे इक्विलेटरल। ठीक है, सो इन केस ऑफ ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल is also a regular polygon। ट्रायंगल्स के केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक रेगुलर पॉलीगन होता है। ठीक होगी बात, सबको ये समझ में आ गया बेटा? अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब मानते हैं? ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी करने का मतलब क्या है? When I'll say two line segments are congruent, that means I've taken the exact same length for both the two line segments। ठीक है, अगर मैंने दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट किया तो मैंने उनका मेजर की, 90 डिग्री के दो एंगल्स हो गए, 60 डिग्री के दो एंगल्स हो गए, 65 डिग्री के एंगल हो गए। जैसे एग्जाम में होगा ड्रॉ एन एंगल ऑफ 65 डिग्रीज, तो अगर मेरे पास एक प्रोटोटाइप बना होगा ना 65 डिग्री एंगल का, मैं उसके साथ ही जैसे सांचा बना होता है सबके साथ मैच कर लेते हैं। 1 kg का वेट होता है, आप हर एक चीज को 1 kg अगर करना चाहते हो तो यू मैच इट विद दैट 1 kg बैलेंस पर, है ना? यही करते हैं ना हम। या एक प्रीफिट वेट रख लेते हैं कि नहीं ये डिजिटल डिजिटल वेट में भी एंटर दैट फिगर की ये 1 kg होगा तभी द बीप शुड कम और इट शुड स्टॉप, इट शुड नॉट मेजर बियॉन्ड दैट। तो वो चीजें हैं, जैसे ऑटो कट हो जाता है। तो जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करते हैं, इसका मतलब कि कहीं पर भी बैठकर आई गिव यू दैट इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है कि नहीं। ट्रायंगल तो हाँ किसी किसी कंडीशंस में नहीं भी ड्रॉ हो पाता, लेकिन मैंने जो ट्रायंगल ड्रॉ किया, जिस इंफॉर्मेशन के साथ मैंने ड्रॉ किया उसी इंफॉर्मेशन के साथ आपने ड्रॉ किया, और हमने अलग अलग ड्रॉ किया है, आप कहीं और हो मैं कहीं और, बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं क्लास में आकर दोनों के ट्रायंगल्स चेक करती हूँ दोनों एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम होने का मतलब है कि मैंने आपका ट्रायंगल लिया और दूसरे बच्चे का लिया, मैंने उन दोनों को ओवरलैप किया, वो मैच करेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर उनका मैच करेगा। बात समझ में आ गई? कॉन्ग्रुएंसी है दैट विल फिट वन ओवर द अदर। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट किस बेसिस पर कर सकते हैं? ठीक है, कब कहेंगे कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? ये दो ट्रायंगल्स है, मैं कब कहूंगी कि ये कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। अच्छा, इसका सिंबल पता क्या होता है? हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर।
ये कब होते हैं? ये वाला इक्वल और ये ऊपर ऐसे लगा होता है। दिस इज सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। किया है पहले कभी ये? नहीं किया हुआ किसी ने भी? पहले कभी नहीं किया हुआ? आपने किया हुआ एट्थ में इसको? कॉन्ग्रुएंसी तुमने कब किया है ये? अच्छा तुम डीएवी में थे ना। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो ये सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होता है। ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? सबसे पहला रूल होता है साइड साइड साइड। ऑल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, जैसे मैंने ए बी की साइड ली 5, बी सी साइड ली 6 और ए सी साइड ली 7। यहां क्यू आर लिया 7, दिस इज 6, दिस इज 5। तो अब जो ए बी साइड है वो मैच कर जाएगी पी क्यू के साथ। बी सी जो है वो पी आर के ऊपर साथ कोइंसाइड करोगे, मतलब मुझे सिर्फ इसको फ्लिप करना है, थोड़ा सा ट्राइंगल को टेढ़ा करना है। ठीक है ना? ए बी और बी सी, यहां पर पी क्यू और क्यू आर के साथ पी वर्टेक्स है ना, यहां पर मुझे वी बी वर्टेक्स और पी वर्टेक्स को इकट्ठा रखना है। ठीक है ना? ऐसा ही होता है। अगर आपने अगर मान लो मुझे इस केस में या इस केस में इसको लगाना है, तो आई विल ट्राई टू पुट इट लाइक दिस, मैं कोशिश करूंगी ऐसे रखने की, है ना, बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा। आप क्या कहोगे? लेंथ के साथ लेंथ मैच करो, विड्थ के साथ विड्थ मैच करो। तो ऐसे ही जो इक्वल साइड्स हैं उनके साथ हम इक्वल साइड्स को मैच कर रहे हैं, और किसी ना किसी वे में मैच करके, फ्लिप करके, टर्न करके हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बना रहे हैं। तो यहां पर बी वर्टेक्स और पी वर्टेक्स को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड साइड्स, जैसे ए बी साइड है, ए बी किसके साथ इक्वल है बताओ? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, और बीसी किसको इक्वल है? पी आर। और फिर एसी किसको इक्वल है? क्यू आर। हाँ, बताओ बीसी की साइड क्या है? ठीक है ना? तो ये साइड्स इक्वल है, जो आपस में साइड्स इक्वल होती है ना उनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या बोलेंगे? दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या मैंने कहा ए बी और क्यू आर मैच करते हैं? नहीं, क्योंकि ए बी के पास 5 है, क्यू आर के पास 7 है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हुआ। तो ए बी के साथ मैच करने वाली साइड कौन सी है, जिसको आप मैच कर सकोगे, वो बन जाती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, कि उसको कौन सी साइड कॉरस्पॉन्ड करती है, कि अगर ए बी के पास ए बी है, तो पी क्यू के पास भी, पी क्यू आर के पास भी पी क्यू वाली साइड है। जो मैच कर जाएंगी उनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही आपके पास देखो ना, ए बी और बी सी साइड्स जो है 5 एंड 6 है, तो वहां पर 5 और 6 वाला वर्टेक्स पी है और यहां पर बी है। तो जो एंगल बी है और एंगल पी, ये आपस में इक्वल होंगे। इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? अच्छा, बता सकते हो एंगल सी अगर मैंने यहां पर लिया है ना, तो पी क्यू आर में कौन सा एंगल लूंगी? बीसी के पास साइड कौन सी है? कितनी लेंथ है बीसी के पास? 6। और एसी के पास कितनी है? यहाँ पे 6 और 7 वाला कौन सा एंगल है? 6 वाली साइड और 7 वाली साइड का एंगल कौन सा है? आर है ना? पी आर नहीं, आर। एंगल जो होगा वो आर होगा या पी आर क्यू होगा। ठीक है, तो यहां से इफ आई टेक एंगल सी, तो आई टेक एंगल आर इन द अदर फिगर। अब ये 3 एंगल्स होते हैं, बीसी फिट कर दिया, यहां एंगल ए रह गया, पी क्यू आर, यहां पर एंगल क्यू रह गया। तो हम ना एंगल्स को या ट्राइंगल्स को लिखते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ। ठीक है, कि उनके नाम से पता लगे कौन से पार्ट्स इक्वल है, कौन सी साइड्स इक्वल है, कौन से एंगल्स इक्वल है। तो मैं क्या करती हूं, यहां पर ए लिखा, ए बी सी। ए के साथ एंगल कौन सा इक्वल था? मैंने लिख दिया क्यू। बी के साथ एंगल कौन सा इक्वल था? मैंने लिख दिया पी। सी के साथ कौन सा था? आर। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी आर। आप मैच करोगे ना, जितना हमने लिखा है ना वो सब इक्वल आएगा। एंगल ए क्यू के इक्वल है, बी जो है वो पी के इक्वल है, सी जो है वो आर के इक्वल है। व्हाट अबाउट ए बी? किसके इक्वल की थी हमने? पी क्यू लिखे या क्यू पी लिखे, बात एक ही है। ठीक है, बीसी किसके इक्वल है? पी आर। यहां मैंने बीसी लिखी और ये किसके इक्वल आ गई? पी आर। व्हाट अबाउट एसी? एसी और क्यू आर है, ये एसी एंड दिस क्यू आर। तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इसे बोलते हैं, जो हम ट्राइंगल्स में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक रूल है साइड साइड साइड, राइट। अब सेकेंड रूल होता है SAS, विच इज साइड इंक्लूडेड एंगल एंड साइड।
कि जो दो साइड्स इक्वल कर रहे हैं ना, उनके बीच में बनने वाला एंगल लेंगे, उनका कॉमन वर्टेक्स वाला एंगल लेंगे। सो इफ आई से ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो कौन सा एंगल चाहिए, इक्वल होना चाहिए? एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू। तब हम बोलेंगे एस एस रूल के साथ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, जिसका मतलब है कि मैंने ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ किया, आपने ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ किया, बिल्कुल सेम बनेगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम टू सेम ट्राइंगल बनेंगे, कोई फर्क नहीं होगा दोनों ट्राइंगल्स में। तो दूसरा रूल होता है एस एस। ठीक है। अब ऐसे ही तीसरा रूल होता है ए एस ए, एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल। ये एंगल इसके इक्वल है, बी एंगल क्यू के इक्वल है, और ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है। कहते हैं जी ये हमारा ए एस ए रूल है। ठीक है। अब इसी से ना एक हिस्सा बनकर आता है, ए एस ए से ही एक हिस्सा बनकर आता है जिसे हम बोलते हैं एंगल एंगल साइड। ठीक है। एनी टू एंगल्स, एनी वन साइड। इसका मतलब क्या है, देखो, ट्राइंगल्स में सभी एंगल्स का सम क्या आता है? 180 होता है ना। इसमें से ये दो एंगल्स इक्वल कर दिए, मतलब अगर इसके पास भी एक्स था, ये भी एक्स है, इसके पास वाई था, इसके पास भी वाई था, टोटल इसके पास कितने एंगल्स का सम क्या है? 180। इसके पास भी टोटल टोटल सम जो होगा वो 180 होगा। तो जितना एंगल आर के पास होगा उतना ही एंगल सी के पास होगा। तो इफ आई मेक एनी टू एंगल्स इक्वल, थर्ड एंगल इज ऑलवेज इक्वल, है ना। इसका मतलब है कि मैंने ना पहले वाले में क्या किया था कि साइड ना बीच वाली होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। अब मैं क्या कह रही हूं कि एनी टू एंगल्स दे दो, उससे लॉजिक क्या हुआ कि थर्ड एंगल इक्वल है। तो कोई भी साइड दी जाएगी, है ना, मतलब तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल है। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। और अगर सारे एंगल्स इक्वल है तो जो भी गिवन साइड है कहीं ना कहीं तो एस से बना देगी। तो इसको ना हम अलग से प्रूव नहीं करते कि देखो अब हमने थर्ड एंगल इक्वल कर दिया, अब जो साइड है इन दो एंगल्स में इंक्लूडेड हो गई। हम डायरेक्टली ए एस कर देते हैं कि कभी भी दो एंगल्स दिए हो, एक साइड दी हो, तो वी से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गई बात है? ठीक है। लेकिन ऐसे से नहीं होता, एनी टू साइड्स एनी वन एंगल का मतलब है यूनिक ट्राइंगल नहीं बनेगा। एनी टू साइड्स एनी वन एंगल, कोई भी दो साइड्स कोई भी एक एंगल दे दे तो यूनिक ट्राइंगल नहीं बनता। मैं आपको बोलती हूँ, साइड्स लो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और एंगल बना दो 60 डिग्री का। कोई भी बेटा ट्राइंगल बनाकर ले आओ, ठीक है ना, जिसमें दो साइड्स हो 4 और 5 और एक एंगल हो 60, तो कोई इंक्लूडेड में बना लेगा। कोई तीन एंगल्स है ना, तीनों में कोई भी बना सकता है। तो हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है और सभी आपस में इक्वल नहीं बने। तो लिख लो, टू साइड्स, एस एस ए इज नॉट अ रूल। एस एस ए इज नॉट अ रूल फॉर कॉन्ग्रुएंस। एस एस ए इज नॉट अ रूल फॉर कॉन्ग्रुएंस। समझ में आ गया? एस एस ए इज नॉट अ रूल फॉर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। और एक लास्ट हमारे पास रूल है आर एच एस। इसको अच्छे से पढ़कर आना है सबने। ठीक है। क्योंकि हमने ना ट्यूसडे से सर्कल स्टार्ट कर देने हैं। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। आरएचएस रूल अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। जिसमें हमने कहा दोनों ट्राइंगल्स में राइट एंगल है, आपने कहा बिल्कुल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90 और ये 90 ये इक्वल हो गए। फिर इनके पास हाइपोटेन्यूज जो होगा वो इक्वल हो गए। और दोनों में से कोई भी एक साइड, बेस परपेंडिकुलर, बेस या परपेंडिकुलर, मतलब मैं लिख रही हूं मुझे पता है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये तो कांस्टेंट है। अब तीसरी चीज ना, आपको यहां पर ए बी और पी क्यू भी दे सकते हैं, यहां पर बी सी और क्यू आर भी दे सकते हैं, दोनों ही आर एच एस है। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड।
ठीक है। और इनसे ही, इन्हीं चीजों को, इनके बहुत बेसिक्स को हमें यूज करना है फॉर आर सर्कल स्टैप। बहुत बेसिक्स यूज होंगे इनके, बहुत एडवांस लेवल नहीं यूज होगा। वो जब हमारी नेक्स्ट बुक आएगी उसमें देखेंगे कौन से क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं। ठीक है। तो सर्कल्स ना, अब हमारा आज क्या है, 25th है, 26th इज संडे, 27th टेस्ट है, 28th को सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन एक हफ्ता लगेगा बस। मैंने देखा ना ऑलमोस्ट क्लासेस, बिकॉज ज्यादा नहीं है, क्वेश्चंस के हिसाब से देखो तो ठीक है, लेकिन एक जैसे ही क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस वगैरह जब भी करवाऊंगी ना आपका, और साथ ही इसके क्वेश्चन या वर्कशीट जो भी है वो दे दूंगी। पर सर्कल्स में ना मेनली हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं और क्वेश्चंस को देखना होता है बस। ठीक है। तो जितना बुक में दिया उतना, थोड़ा बहुत लास्ट ईयर की बुक में से मैं एडिशंस करवा दूंगी। ठीक है। और जितना आपकी क्लास में अगर करवाया जा रहा है आप बताओगे कितना उन्होंने करवाया है। और सर्कल्स में ये बेसिक यूज होगा। ठीक है। इतना सबको क्लियर है। बहुत बेसिक्स दिए हुए हैं। ट्रायंगल्स जाकर ना, हाँ, विच इज वन इंपॉर्टेंट थिंग ना, जो मैं सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, इन सेंटर, इन सर्कल करवाना चाहती थी सबको, वो यहाँ पे ना स्पेसिफिकली दिया हुआ है, बहुत ओपनली दिया है। और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा जब याद हो जाएगा सब। ठीक है। और फर्स्ट एक्सरसाइज तो कंस्ट्रक्शन दिए, तो हम अपने वो कंपास वगैरह लेकर आएंगे, बड़े अच्छे से ड्रॉ करेंगे। देन सेकेंड एक्सरसाइज से हमारे पास एक्चुअल सर्कल्स के क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर स्टार्ट हो रहे हैं, एंड हाउ मेनी। ठीक है। तो इसमें ज्यादा ना हमारे कॉन्सेप्ट बेस हैं क्वेश्चंस। एंड एक्सरसाइज 5.6, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी ज्यादा आती है इसमें जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस में अगर हमें फॉर्मूलाज भी प्रूव करने हैं ना कुछ जो थ्योरम्स प्रूव करनी है, उसमें भी कॉन्ग्रुएंसी यूज होती है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो वी हैव क्लास ऑन नाउ 28th, है ना? आज कितनी है, 24th है ना? 26 संडे, कल क्लास नहीं है ना? नहीं है ना कि रखनी है? 27 टेस्ट है ना बच्चे? 27 जुलाई क्लास टेस्ट होगा। ठीक है। चैप्टर 4 लिख लो, चैप्टर 4 का क्लास टेस्ट है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लास्ट होगा ये। इसके बाद ना जब सर्कल्स करवाऊंगी ना, तो जिनका सर्कल्स टेस्ट आना है उनको आई गिव अ टेस्ट, बाकी सबको ना फर्स्ट 4 चैप्टर से आई गिव असाइनमेंट या कुछ भी जो आपने सॉल्व करनी है क्लास में बैठकर। ठीक है। क्लास के क्वेश्चंस ही दूंगी इसमें। अभी ना आई एम गिविंग यू टेस्ट फॉर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो रहता था ना थोड़ा बहुत, वो कर लेते हैं, ताकि ये टेस्ट फिर पेपर आप ले जाओ यहाँ से। फिर मंडे को ना हमारे पास नए टेस्ट होंगे, सारे जितने क्वेश्चंस रहते थे बेटा सब अपने अपने पेन्स लो यहाँ से। ठीक है। जिसने जो टेस्ट चेक किया था ना वो ले लो सब। आशवी का मेरे पास था, दिव्यम का भी छोड़ दो। राइट डाउन, ये लो पेन्स लो बेटा ये। और ताकि आपके पास आंसर की रहे, रेड पेन से लिखोगे, हमारे पास सिर्फ फैक्टराइजेशन है। ठीक है। तो एक एक टेस्ट पेपर लो, अगर आपको याद है किस किस ने किसका टेस्ट चेक किया था ना, आगे से मैं नेम्स भी लिखवा लिया करूंगी। तुमने फैक्टराइजेशन कुछ खास नहीं की ना। तो ये टेस्ट पेपर ना, ये वाले जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ना, अगर जो टेस्ट पेपर वाली ही दोबारा से पढ़कर आ जाते हो। आपके पास टेस्ट था कोई? नहीं, एब्सेंट है ना उस दिन, हाँ, तो ले लेना किसका तो। देखो तुम टेस्ट पेपर अलग से होंगे और तुम्हारे पास, सिर्फ एक आशवी का मेरे पास था। और हाँ, आयुष का दो भाई उसको टेस्ट। और कौन है? 2 3 4 5, सबके पास आ गया टेस्ट पेपर ना? है ना? आशवी का उस दिन भी एक बच्चा एब्सेंट था, तो मेरे पास एक टेस्ट पेपर था, बाकी सबके पास अपने अपने थे। अब आते हैं फैक्टराइज करना। क्या निकला मम्मी का? चलो फिर हमारे पास सबसे पहला है फैक्टराइज। 27x³ -343x का होल क्यूब। दिव्यम सारे क्वेश्चंस लिख लो। अच्छा, क्या लगता है ऑन द फेस ऑफ इट कौन सा फॉर्मूला है ये? रजिस्टर्स खोलो, सारे आंसर्स की लिखनी है, जिसने भी सॉल्व किया हुआ है नहीं किया हुआ है ना, मुझे नहीं पता है। आपने सारे आंसर्स लिखने हैं साथ साथ। आपके पास ये होना चाहिए और रेड पेन में होना चाहिए। कल मैं पूछू ना कि आंसर कौन सा है, टेस्ट की डेट लिख लो। टेस्ट हुआ था 18 जुलाई को। ठीक है। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि 27 इज 3 का क्यूब, एंड 343 इज 7 का क्यूब।
और मुझे लग रहा है अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला फैक्टराइज करने का मतलब है, आई राइट ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये बन गया 3x - 7/x, 3x का होल स्क्वायर, मैं लिख दूंगी 9x² है ना, प्लस 3x × 7/x, एक्स एक्स कैंसल तो आई राइट +21, देन प्लस 7/x का होल स्क्वायर 49/x²। ये हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए था। अगर ये ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है गिव 2 मार्क, फॉर्मूला नहीं लिखा 1.5 मार्क। आपको लगता है कोई गलती है लास्ट के स्टेप में, 1 नंबर दे दो, फॉर्मूला भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आधा नंबर दे दो, और नहीं कुछ भी है, कुछ भी अलाइन नहीं करता तो 0 मार्क्स दे दो। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हमारे पास था अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट था, विच इज a - b - c का होल स्क्वायर, a² - b - c का होल स्क्वायर। तो ये x² - y² की कैटेगरी में आता है, जिसमें हम लिखते हैं x+y, जिसमें हम लिखते हैं x - y, जिसका x होगा a के इक्वल, y होगा b - c के। तो दो चीजों को प्लस करना है और वही दो चीजों को माइनस करना है। तो पहले हमारे पास होता है x+a, x की जगह क्या लिख देंगे a, y की जगह क्या लिख देंगे b - c। अब दूसरे केस में x - y करना है, तो x की जगह क्या लिखोगे a, y की जगह क्या लिखोगे b - c, लेकिन आगे माइनस साइन है तो ये ब्रैकेट्स में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को जरूर समझना है। तो फाइनल आंसर होगा a + b - c, a - b + c। अगर ये लिखा है वेल एंड गुड, कुछ भी साइन में गलती है 1 नंबर कट जाएगा, लास्ट स्टेप के बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला लिखा है गिव हाफ मार्क, अगर इस पूरे को भी सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा बहुत ये सारा लिखा हुआ है, बस फाइनल में ये आंसर नहीं लिखा गिव 1 मार्क, कुछ भी नहीं है तो 0 मार्क्स। बात समझ में आ गई सबको ये? दिव्या हम लिख लिए ये क्वेश्चंस? यस मैम। अब था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9x² -4a² -4ay - y²। हाँ, अच्छा स्टार वाला लिख लेना, बिकॉज ये डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं था, कुछ तोड़ तोड़ कर उसके बाद कुछ टर्म्स को इकट्ठा करके फिर बनती है। और क्यों बनती है उसमें पता क्या है, यू टेक ऑल हिट एंड ट्रायल कि मैम ये कर सकते हैं, मैम ये कर लिया, तो अगर ऐसा किया होता तो बिल्कुल करो। उसके बाद देखो क्या उसके बाद कुछ आप फैक्टराइज कर पाते हो, नहीं कर पाओगे। तो द ओनली वे इज 9x² हमने इकट्ठा लिखा, और ये जो तीन टर्म्स है ना जिसमें a ay y² है, इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। सो बेसिकली दिस इज टू क्वेश्चंस कंबाइंड टुगेदर। 9x² को आई राइट 3x का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिखूंगी, क्या बन रहा है ये 4a² +4ay +y²। 2a प्लस क्या होगा बच्चों, हाँ 2 × 2 तो हुआ, कौन सा फॉर्मूला बना बोलो? हाँ a² +2ab + b² तो कौन सा फॉर्मूला हो गया ये? हाँ a + b होल स्क्वायर, जिसमें a क्या है और b क्या है y, तो क्या लिखोगे 2a + y का होल स्क्वायर। अब यहां पर इट यूजेस x² - y² अगेन, जो लिखोगे x+y × x - y। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि x तो होता है 3x और y जो इसमें है वो 2a + y है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे x+y, x की जगह लिख दोगे 3x, y की जगह प्लस है साइन तो कोई खतरा नहीं है ना, तो चुपचाप से वैसे ही लिख दोगे। लेकिन पहले फिर दूसरी बार लिखूंगी x - y, x - y में x क्या है 3x, y क्या है, अब जैसे ही मैंने माइनस लगाया और मैंने कोशिश किया कि y को लिखूं, वो तो दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तो मैं उसको ब्रैकेट में डाल दूंगी कि ये तो अब माइनस साइन के बाहर आ गया, खतरे वाला साइन है, खतरे वाला निशान है। सो बी वेरी केयरफुल, 3x - 2a - y।
मार्किंग स्कीम आपको पता ही है, 2 मार्क्स मिलेंगे। आखिर में गलती है तो 1 नंबर बिल्कुल कट जाएगा। एंड समटाइम्स यू डोंट इवन गेट, अगर स्ट्रिक्ट टीचर मार्किंग करे ना, तो यू डोंट इवन गेट एन आंसर फॉर द मार्क्स फॉर इवन राइटिंग द फॉर्मूला। कुछ भी नहीं मिलता इसमें। हाँ, लेकिन अगर इतना स्टेप किया है और यहां तक किया है ना, आई गिव 1 मार्क। यहां तक लिख लिया ना, एक स्टेप पे फॉर्मूला लगा दिया, तो आई गिव 1 मार्क। एंड यूजली दिस क्वेश्चन विल माइट कम फॉर 3 मार्क्स। समझ में आ गया? अब डी पार्ट है इसका, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। करवाऊं? अब डी पार्ट, इसमें था 5a - 7b का होल क्यूब प्लस 7b - 9c का होल क्यूब, 9c - 5a का होल क्यूब। अब तीनों क्यूब्स हैं, क्या तीनों क्यूब्स को ओपन करें? बिल्कुल कर सकते हैं। उनमें टर्म्स कैंसिल करें, वो भी कर सकते हैं। फिर कॉमन ले, फिर कुछ हम लोग आगे चले, है ना? इतना लंबा सिर्फ 2 नंबर के लिए। सो देयर नीड्स टू बी अ वे। आपने चेक करनी है टर्म्स, कि मैंने लिखा 5a - 7b एक टर्म है, उसके साथ लिखा 7b - 9c दूसरी टर्म है, उसके साथ लिखा 9c - 5a। इन सबको ऐड करके क्या बनता है? 0। क्यूब्स में अंदर वाली टर्म 0 है। तो याद है आपने, मैंने करवाया था, इफ x + y + z = 0, तो क्या होता है? x³ y³ z³ किसके इक्वल होता है? अच्छा, इसमें x क्या है? x किसको आप मानोगे, क्या है x? 5a - 7b, ये इकट्ठी टर्म उस x को रिप्रेजेंट कर रही है। y किसको मानोगे बताओ? y किसको मानोगे? बोलो। 7b - 9c लिखो। y इज 7b - 9c। z किसको मानोगे? ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये सम 0 आ गया, तो ये डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाएगा? इसकी फैक्टराइजेशन कुछ नहीं करनी है, इतना सा ये काम है। आपने कोई लंबा चौड़ा, मतलब क्यों लंबा चौड़ा करना जब मुझे डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, थोड़ी सी अपने दिमाग पे जोर डालने के बाद। आपने क्यूब्स ओपन किए, उसके बाद भी यही आएगा। मैं नहीं कह रही हूं नहीं आएगा, पर वो बहुत लंबा है, वो पूरा पेज भरेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 लाइंस भरी है आपने। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया कि ये चीज हम 2 लाइंस के बाद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो था ना, वो तो आप सब एक्सपर्ट हो चुके हो। 3x² -5xy -12y का होल स्क्वायर। ये तो बुक में भी, एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस है, अब कोई नहीं बोल सकता ये कहां से आ गया। ये क्या है? बोलो बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है ये? मिडिल टर्म स्प्लिट करो जल्दी से, मुझे आंसर बताओ भाई। तुमने इसको सम 0 कर दिया, बट यू नॉट रिटर्न, है ना? हाँ, देखिए बेटा, इसको आगे सॉल्व भी करना होता है। हाउ कैन यू टेक 3 कॉमन? मिडिल टर्म स्प्लिट आशवी पढ़कर नहीं आई थी? हाँ जी बताओ। करो, स्प्लिटिंग करो इसकी। सबको कहा है? हम्म। हाँ बेटा। हाँ जी, स्प्लिटिंग करोगे, नहीं समझ में आया था स्प्लिटिंग का ये क्वेश्चन तुम्हें? नहीं, इस टाइम पे पेपर में। हाँ जी, क्या होंगे फैक्टर्स इसके?
3x² माइनस 9xy प्लस 4xy माइनस 12y²। 3x कॉमन लिया, x माइनस 3y प्लस 4y कॉमन लिया, x माइनस 3y। सो 3x प्लस 4y x माइनस 3y इज द राइट आंसर। इसके अलावा कोई भी आंसर होगा नॉट एक्सेप्टेबल। अब इसके बाद हमारे पास है x² प्लस 1/4x माइनस 1/8। इसमें भी स्प्लिटिंग ही लगती है। आपको फ्रैक्शंस में नहीं समझ में आएगा तो टेक एलसीएम। ये हमारे पास बन जाएगा 8x² प्लस 2x माइनस 1। न्यूमरेटर को स्प्लिटिंग करनी है। 8x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8। तुमने इसमें भी ठीक नहीं लगाया। आशमी, पेपर दोबारा से सॉल्व करके लाना है। तुम्हारा पता लग गया ना गलतियां सारी। सो 4 कॉमन लिया, 2x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, 2x प्लस 1 बाय 8। सो बेसिकली दिस इज 4x माइनस 1, 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 8 है। 1/8 अलग से भी लिख सकते हैं, वो कॉमन पहले हमने ले ली। हमने इसके डिनोमिनेटर को अलग कर लिया। ठीक है। जी पार्ट जो है ना वो फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो। वो लंबा ही चैप्टर था, लंबा ही था थोड़ा सा, उसको अभी नहीं करवाऊंगी। इसके बाद हमारे पास फिर स्प्लिटिंग का क्वेश्चन था, अगेन अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, विच इज 1 - 18y माइनस 63y²। आप इसे लिखोगे -63y² माइनस 18y प्लस 1। सॉल्व कर ले बेटा, उसके मार्क्स तो बाद में लगा देना। सॉल्व कर ले पहले इस चीज को। नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तभी कह रही हूँ इस पर लिख ले। लिखा भी हुआ तो अपने बारे में सोचो पहले। आप इसके सॉल्यूशन को लिख ले। तो इसमें भी स्प्लिटिंग करेंगे। -63 चाहिए, 18 चाहिए, तो आई टेक 21 and 3। -63y² माइनस 21y प्लस 3y प्लस 1। यहां से -21y कॉमन ले लिया, सो आई गेट 3y प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, 3y प्लस 1। तो 1 - 21y और 3y प्लस 1 इज द आंसर। बात समझ में आ गई सबको ये? अब ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमारा इसमें, which is x³ -8y³ -216 -36xy। द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मुझे आइडेंटिफाई हुआ था ये वो वाला है। a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc। इसे फैक्टराइज करना होता है a प्लस बी प्लस सी, विच इज x -2y -6, x² प्लस y² प्लस z²। तो x का स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 36 माइनस, जब आप फर्स्ट टू टर्म्स को करोगे तो हमारे पास -2xy आएगा, तो मैं उसको माइनस के साथ मिलाकर +2xy लिख दूंगी। फिर माइनस लगाऊंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12y आता है। प्लस में ही आ रहा है तो ये माइनस ही रहेगा 12y, क्योंकि 3 नेगेटिव्स है तो नेगेटिव रहेगा। फिर माइनस लिखूंगी, -6x है, 2 नेगेटिव्स हो गए तो +6x। इसके अलावा कुछ भी कहीं भी गलती है ना लास्ट स्टेप में, 0 मार्क्स मिलता है। आई सीन टीचर्स विल नॉट गिव यू मार्क्स। आई माइट कंसिडर कि 4 टर्म सही है, 1 टर्म सही है, एक साइन गलत लिखा है, टीचर सच में 0 मार्क्स देती। द फॉर्मूला यूज्ड हियर इज a प्लस बी प्लस सी a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये टेस्ट पेपर मुझे दे दो मंडे को, सिर्फ मार्क्स लगाकर और आपके मार्क्स लिखकर। आई डिस्ट्रीब्यूट इट टू यू। ठीक है, अब चेक हो गया सबके पास, आपकी आंसर की आ गई, आपके पास सॉल्यूशंस आ गए,